हेलो माय डियर नर्सिंग गुरुकुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बिजी होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी प्रिपरेशन है, बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो हम आपके बस कुछ ही इसी कुछ सपोर्ट में हम लोग आपके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि सीरीज हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी। हमारी उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रीवियस क्लास में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया था। और ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस इसमें से देख लेना दिख ही जाएंगे, ऑलमोस्ट 70 to 80%, क्योंकि ये प्रीवियस ये क्वेश्चंस हैं। तो हम आपको हर एक क्वेश्चन का रेशनल के साथ हम आपको सब बता रहे हैं। तो अपन इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट हमने देख लिए थे क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं सेकेंड, नर्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन, जिसे अपन बोलते हैं नर्सिंग फाउंडेशन। उसके हमने फर्स्ट मॉडल पेपर देख लिया था। आज हम सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व करने आए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस इज टू। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस का मेन पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या होता है ना। जो नर्सिंग डिसीजन को सिग्निफिकेंट क्या करता है, जो साइंटिफिक एविडेंस बेस पर बनाना है ना, ताकि पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव और क्वालिटी केयर मिल सके। अब अपन क्या कह रहे हैं, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस देनी है। उसका प्राइमरी पर्पस क्या होगा, क्या पर्पस होगा। अगर अपने को जब भी किसी नर्स को केयर प्रोवाइड करानी है, नर्सिंग केयर देनी है, ठीक है, पेशेंट को, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होगा। वो क्या करेगी, कंबाइन करेगी रिसर्च एविडेंस विथ क्लिनिकल एक्सपर्टीज, ठीक है। वो क्या करेगी, ये जो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस होती है, ये तीन चीजों को कॉम्बिनेशन करता है, ठीक है। तीन चीजें कंबाइन करता है, कंबाइन करेगा रिसर्च एविडेंस विथ क्लिनिकल एक्सपर्टीज। ये क्या करता है, बेस्ट अवेलेबल रिसर्च होते हैं ना, है ना, उसको बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस देखता है, ठीक है, उसको कंबाइन करता है। फिर नर्स की क्लिनिकल एक्सपर्टीज को कंबाइन करता है, और पेशेंट के वैल्यूज और प्रेफरेंस को कंबाइन करता है। इन तीन चीजों को कंबाइन करके, कंबाइन विथ रिसर्च के एविडेंसेस, जो बेस्ट एविडेंस होगा उससे क्या होगा कि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करानी है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट के जो आउटकम्स है ना, वो इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। पेशेंट के आउटकम इम्प्रूव होंगे, एरर या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ बेस्ट मिलेगा, इसमें एविडेंस पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। Which pulse is absent in a patient with cardiac arrest? कार्डिक अरेस्ट के टाइम पे कौन सी पल्स एब्सेंट होती है, नहीं होती, प्रेजेंट ही नहीं होती। तो कौन सी नहीं होती, ये होती है कैरोटिड पल्स, जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है ना। कब, कार्डिक अरेस्ट जब आता है, ठीक है। जो कार्डिक ये कैरोटिड पल्स है, ये क्या है, सेंट्रल पल्स होती है, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर या शॉक में भी क्या होता है, पेरिफेरल पल्सेस एब्सेंट रहती है, हो सकती है, लेकिन क्या होता है, कैरोटिड पल्स जो है यूजुअली लास्ट तक प्रेजेंट रहती है। इसलिए जब कार्डिक अरेस्ट असेस करते हैं तो सबसे रिलायबल, ठीक है, पल्स तो यही होती है। और कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है कि जो हार्ट है ना, वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप करना बंद कर देता है। इसलिए मेजर आर्टरीज जो होती है, मेजर आर्टरी से जो पल्स है वो फील नहीं होती, ठीक है। तो सीपीआर शुरू करते टाइम क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करता है, कैरोटिड पल्स ही बार बार चेक करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलोंग
immobility is। अब देखिए अपन को क्या बताना है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताना है प्रोलोंग इमोबिलिटी। अगर कोई पर्सन मूवमेंट नहीं शो कर रहा तो उसके लिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसके, क्या होगा जब वो पेशेंट एक ही जगह पे बैठा हुआ है बहुत लंबे टाइम तक, जैसे कोमा वाले पेशेंट होते हैं या बेड रिडन जो पेशेंट होते हैं जिनका मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो उनके क्या होगा, प्रेशर सोर या बेड सोर जिसे अपन बोलते हैं, प्रेशर अल्सर या बेड सोर जिसे बोलते हैं, वो हो जाएगा पेशेंट्स में, क्योंकि वहां पे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, क्या हो जाता है, कंटिन्यूअसली प्रेशर पड़ता है स्किन पे, ब्लड सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और पुअर न्यूट्रिशन और हाइजीन रहती है, पुअर हाइजीन रहती है, इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट में, और मेनली हो ही जाते हैं। तो इस वजह से पेशेंट की बार बार वो पोजीशन चेंज कराती है नर्स, है ना, और उन्हें थोड़ा मोटिवेट करती है कि थोड़ा मूवमेंट करो, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, स्किन को प्रॉपर अमाउंट का ऑक्सीजन मिलता रहे टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ नर्स delegates a task to a nurse delegate a task to untrained nursing assistant resulting in patient injury, the nurse is legally liable for। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं पहले अपन। अब एक नर्स है, ठीक है, अ डेलीगेटेड नर्स अ टास्क टू अ, पहले डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब होता है अप्रोप्रिएट पर्सन, है ना, अ डेलीगेटेड नर्स, ठीक है, अ नर्स डेलीगेट्स अ टास्क, नर्स ने क्या किया, एक टास्क दिया, टास्क को असाइन करना और उसकी सुपरविजन करना, डेलीगेशन उसे बोलते हैं। एक नर्स ने टास्क दिया, अप्रोप्रिएट टास्क दिए एक अनट्रेन नर्स असिस्टेंट को, ठीक है, रिजल्टिंग इन पेशेंट इंजरी, जिसमें क्या हुआ, पेशेंट की इंजरी हो गई, ठीक है, उसको सुपरविजन करते हुए। ठीक है, अगर डेलीगेटेड टास्क में किसी भी अनपेशेंट अनट्रेन जो नर्सिंग असिस्टेंट को दे दिया जाता है, ठीक है, तो पेशेंट को इंजरी हो जाती है और ओरिजिनल नर्स पर एक नेग्लिगेंट डेलीगेशन का चार्ज लग सकता है। ठीक है, लीगली क्या होता है, लीगल एक्शन लिया जाता है नर्स के अगेंस्ट, क्या होता है, नेग्लिगेंट डेलीगेशन का, क्योंकि डेलीगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। मतलब डेलीगेशन में क्या है कि अपना टास्क अपन ने दूसरे को दे दिया, ठीक है, दूसरी नर्स को दे दिया, लेकिन जो अपना उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, अगर उसका पॉजिटिव आउटकम होता है या नेगेटिव आउटकम होता है, मतलब जो भी रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, अगर उसने, जो अनट्रेन नर्स है, उसने अगर उस टास्क को अच्छे से किया है तो भी जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो जिसने टास्क दिया है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, और जब उसने इंजरी कर दी, रिजल्टिंग इन पेशेंट इंजरी, पेशेंट को अगर इंजरी हो गई तो नर्स के अगेंस्ट क्या होगा, लीगली लायबल फॉर, मतलब लीगली उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, किसके लिए, नेग्लिगेंट डेलीगेशन में। ठीक है, नेग्लिगेंस मतलब रॉन्ग, रॉन्ग डेलीगेशन, ठीक है, जिससे पेशेंट को हार्म हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। Which isolation precaution is required for a patient with meningococcal meningitis? क्या बोल रहा है, कौन सी आइसोलेशन प्रिकॉशन रिक्वायर्ड होगी, है ना, जरूरी होगी पेशेंट को जिसके मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, कौन सी होती है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। क्यों होता है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो है, ठीक है, वो क्या है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। ठीक है,
जब पेशेंट स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है, मतलब छींकता है या खांसता है, तो उसमें क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो उसके इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो क्या होगा, बाहर मतलब ड्रॉपलेट्स में फैल जाएंगे, ठीक है। और ड्रॉपलेट्स वो क्या करेगा, जो हेल्दी पर्सन होगा वो ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लेगा, ठीक है। वो अगर ड्रॉपलेट्स इनहेल कर रहा है तो वो इन्फेक्शन क्या होगा, सेकेंड पर्सन में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन अपने को यूज करना होगा, अपने को सर्जिकल मास्क पहन के रखना है, उसे सिंगल जो पेशेंट है उसे सिंगल रूम में शिफ्ट रखना है, ठीक है। सो आइए हम आपको बताते हैं आप लोगों को हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए, हमारी इस प्रिपरेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। हमारी जो ये सीरीज चल रही है, जैसे आज हम सीरीज चला रहे हैं, ऐसे ही हमने पहले भी सीरीज चलाई थी, कुछ टाइम से हम सीरीज चला रहे हैं। तो देखिए हमारे रिजल्ट कुछ इस तरह है, कुछ लोगों ने अपने सक्सेस को अचीव कर लिया है, और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्दी से अपनी सक्सेस को अचीव करें। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं आरंभ बैच, जो कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करा रहा है, ठीक है। तो ये किसी स्टेट के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सभी स्टेट्स वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के बारे में डीपली समझाया जा रहा है, उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो बता दिए जाते हैं, और क्या क्या उसमें मेन इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स है, वो सारी चीज आपके क्लियर करा रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिससे आपके प्रॉपरली टेस्ट देके आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करा रहे क्वेश्चंस की। आपको टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा प्रॉपर, जिससे आपको जो कोई भी क्यूरीज होगी, हर चीज से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, आपके या आपका कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट होगा, आपकी सारी क्यूरीज की सॉर्ट की जाएगी वहां पे। बाकी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में कितना रिपीटेड क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप वहां पे चेक कर लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट सारे जितने हम लोग आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हम बेटर कर सके, और ज्यादा उस आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बढ़ा सके हम लोग, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट शुड बी एट लीस्ट, नॉर्मल यूरिन आउटपुट बताना है अडल्ट में, कम से कम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 30 ml/hour, ठीक है। 30 ml, कम से कम 30 ml होना चाहिए, ठीक है। अडल्ट में 30 ml होता है, चिल्ड्रंस में क्या, चिल्ड्रन में कितना होता है, 1 ml/kg पर आवर, ठीक है। इसमें बॉडी वेट भी मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या बोल रहा है, विच नर्सिंग एक्शन, कौन सा नर्सिंग एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब बिफोर, पहले एडमिनिस्टर किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सबसे पहले क्या होता है, एक क्रिटिकल एक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, वार्म द ब्लड इमिडिएटली, चेक ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, शेक द ब्लड बैग, मिक्स द ब्लड डिटॉक्सिफाई, नहीं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो अगर अपन देखते हैं तो वेरीफाई करते हैं अपन पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट का जब भी, अगर अपन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बोल रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बताते हैं। बाकी सबसे पहले अगर कोई भी अपने को ड्रग या अपन आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन, कुछ भी अगर अपन इंजेक्ट करने जा रहे हैं पेशेंट के, तो अपने को सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई करनी होती है, कि अपन सही पेशेंट को सही ड्रग और सही डोज सही टाइम पे दे रहे कि नहीं दे रहे, ठीक है।
R5 जो अपन राइट्स जानते हैं पेशेंट के, वो चेक करना है अपने को। बाकी अगर अपन ब्लड ब्लड अगर अपन ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं पेशेंट के लिए, तो अपने को सबसे पहले क्या करने का, ब्लड चेक, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी में क्या देखते हैं, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, ये क्रॉस मैचिंग वेरीफाई करना। ठीक है, अगर इनकम्पैटिबल ब्लड चढ़ेगा तो सीवियर हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, रिएक्शन हो सकती है, इस ये जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। द एथिकल प्रिंसिपल दैट सपोर्ट द पेशेंट्स राइट टू मेक डिसीजन इज। एथिकल प्रिंसिपल दैट सपोर्ट द पेशेंट्स राइट। कौन सा एथिकल प्रिंसिपल होता है जो कि सपोर्ट करता है पेशेंट के राइट को टू मेक डिसीजन। जो पेशेंट को डिसीजन लेना है, तो उसके लिए कौन सा एथिकल प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सपोर्ट करता है पेशेंट के राइट को, वो कौन सा होता है, ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है पेशेंट को अपने हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट के बारे में खुद डिसीजन लेने का ये क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, इसमें पेशेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, बेनिफिट्स और रिस्क समझाना, और पेशेंट को इन्फॉर्म डिसीजन की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को कोई पर्टिकुलर ड्रग नहीं चढ़वाना, तो उसका राइट है कि वो मना कर सकता है। ठीक है, और हम उसे फोर्स नहीं कर सकते किसी भी ड्रग को इन्फ्यूज करवाने के लिए। ठीक है, किसी भी ड्रग को देने के लिए हम उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। अगर उस पेशेंट को नहीं लेना, तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अपन। Which sterilization method is most suitable for surgical instrument? कौन से स्टेरिलाइजेशन मेथड मोस्ट सुटेबल होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोक्लेविंग। अगर आप हॉस्पिटल गए हैं तो आपने देखा होगा ऑटोक्लेविंग की बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जिसमें अपने अपन सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें सब ऑटोक्लेव करते हैं आफ्टर वॉश। इवन जो बेडशीट्स होती है, ये सब चीजें भी हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, जिससे अपन इन्फेक्टेड फ्री। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, स्टीम अंडर प्रेशर की यूज की जाती है इसमें। ठीक है, बॉइलिंग स्टेरिलाइजेशन नहीं, सिर्फ डिसइंफेक्शन के लिए करता है। ठीक है, इन्फेक्शन को दूर करता है। और केमिकल डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, हीट सेंसिटिव आइटम जो होते हैं ना, उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और पास्चराइजेशन तो उसके लिए होता है। पास्चराइजेशन क्या होता है, लिक्विड को जब करते हैं ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, हाई फिर लो, मतलब जो लिक्विड है ना, उसमें से फ्लूइड में से जब बैक्टीरिया को किल किया जाता है, उसके लिए होता है पास्चराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है अपन। A patient suddenly develops chills, fever, and low back pain during blood transfusion. The nurse should first, A option, slow the transfusion, B option, stop the transfusion immediately, C, give antipyretic, D, increase IV flow rate. क्या करना है, पेशेंट है जिसको अपन क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, उसकी सडनली डेवलप होती है, उसको ठंड लगने लगती है, फीवर हो जाता है उसके। ठीक है, लोअर बैक पेन होने लग जाता है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, है ना, ये क्या होता है कि पेशेंट को क्या हो रहा है कि इमिडिएटली सबसे पहले तो अपने को, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है पेशेंट की बॉडी में,
तो अपने को जो ट्रांसफ्यूजन है, जो अपन ब्लड चढ़ा रहे हैं, उसे वहीं पे रोक देना है, ठीक है, स्टॉप, ठीक है। फीवर और लो बैक पेन जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन, जिस इसमें हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का क्लासिक साइन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एक बार देखना। द एंगल, द नॉर्मल एंगल फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज, सबक्यूटेनियस जो एससी इंजेक्शन लगता है उसका नॉर्मल एंगल क्या होता है? देखो, ये होता है 90, ठीक है, जब पेशेंट के सीधे, ये कौन सा होता है? आईएम जो लगता है, ठीक है, आईएम किस में होता है? 90 में, ठीक है। और सबक्यूटेनियस कितने पे लगता है? सबक्यूटेनियस लगता है 45 पे, ठीक है। और 15 पे लगता है इंट्राडर्मल, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ अपना? सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन। विच कंडीशन इंडिकेट्स हाइपोक्सिया इन अ पेशेंट? कौन सी कंडीशन इंडिकेट करती है हाइपोक्सिया किसी पेशेंट में, है ना? तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। अब कमी होगी तो क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाएगा स्किन का, लिप्स का, नेल्स का, ठीक है। इन सब में क्या होगा? जब अपने ब्लड ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, तो ब्लूइश पड़ जाती है बॉडी, नीली पड़ने लग जाती है, ठीक है। तो साइनोसिस हो जाएगा उस पेशेंट को, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स प्लेसेस अ पर्सन इन सिम्स पोजिशन मेनली फॉर, एक नर्स ने प्लेस किया पेशेंट को इन सिम्स पोजिशन, सिम्स पोजिशन में अगर पेशेंट को पोजीशन दी है पेशेंट को, सिम्स पोजीशन, तो मेनली किसके लिए दी है अपने को? जब भी हम रेक्टल एग्जामिनेशन या रेक्टल प्रोसीजर करते हैं, तब अपन पेशेंट को सिम्स पोजीशन देते हैं। अब सिम्स पोजीशन में क्या करते हैं? पेशेंट को लेफ्ट साइड पर लेटा होता है, ठीक है, लेफ्ट लेग, लेफ्ट स्ट्रेट, ठीक है, लेफ्ट लेग स्ट्रेट होता है और राइट हिप की नी फ्लेक्स्ड होती है, ठीक है। तो ये क्या के लिए होता है अपना? सिम्स पोजीशन होती है रेक्टल एग्जामिनेशन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग इज, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वुंड हीलिंग में? घाव भरने में सबसे ज्यादा क्या करता है? सब कौन सा फैक्टर करता है अपने? हेयर कलर हाइट से अपने को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन अपन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पेशेंट प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन ले रहा है क्या? अगर वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, स्पेशली सफिशिएंट प्रोटीन इनटेक करेगा, तो वुंड हीलिंग क्या होगी? सबसे प्रोटीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है वुंड हीलिंग में। अगर वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेगा, तो क्या होगा? उसके नॉर्मल न्यू टिश्यूज फॉर्मेशन जल्दी होगा, ठीक है। और जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क कम हो जाएगा, और वुंड हीलिंग भी जल्दी हो जाएगी, वुंड भी हील हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। विच टाइप ऑफ कंसर्न इज ऑब्टेन ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइफ सेविंग सिचुएशन? किस टाइप का कंसर्न लेंगे अपन, ऑब्टेन करेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइफ सेविंग सिचुएशन?
कौन सा कंसर्ट लेंगे, इसमें अपन लेंगे इम्प्लाइड कंसर्ट, इम्प्लाइड कंसर्ट। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में जब पेशेंट अनकॉन्शियस है या डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है, तो ट्रीटमेंट डिले करने से जान को खतरा हो सकता है, तो इम्पाइल्ड कंसेंट माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, माना जाता है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस होता तो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट देता। ठीक है, लेकिन इसके लिए इमिडिएटली ट्रीटमेंट दिया जा सकता है बिना रिटर्न कंसर्ट के। इमरजेंसी सिचुएशन में जब अपन कंसल्ट देते हैं तो इम्पाइल कंसल्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए अपन। द बेस्ट मेथड टू कंफर्म नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट इज। अब बेस्ट मेथड बताना है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जब अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसको कंफर्मेटरी टेस्ट बताना है कि कंफर्म कैसे, अपने को कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट मेथड, मतलब एनजी ट्यूब सही जगह गई है, एनजी ट्यूब कहीं और नहीं गई। फर्स्ट इंजेक्टेड एयर इनटू ट्यूब नहीं, ऑब्जर्विंग पेशेंट नहीं, एक्सरे जो होता है वो कंफर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सरे जो है वो कंफर्मेटरी रहता है। बाकी अगर अपन देखते हैं, मतलब एक्सरे को सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक्सरे में एक्सरे क्लियरली पता चल जाता है कि स्टोमक में गया है कि नहीं गया, गलती से कहीं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो नहीं चला गया। ठीक है, तो ये सब चीजें। बाकी अगर अपन देखते हैं तो गैस्ट्रिक एस्पिरेट, जो अपन गैस्ट्रिक जो एस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जब अपन बोलते हैं ना कि सामने से हम लोग इंजेक्शन के थ्रू सक्शन करते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, गैस्ट्रिक जो प्रोडक्ट होता है, जो अपना फ्लूइड होता है, गैस्ट्रिक फ्लूइड, तो वो भी निकाल के अपन चेक करते हैं कि वो सही जगह गया है कि नहीं गया, लेकिन वो डेफिनेट नहीं है। बाकी अपन ऑस्कल्टेशन से भी देखते हैं, और जो अपन वो बबल्स वाला भी देखते हैं कि एक अपन ने किडनी पे या बाउल में वाटर रखा है, अगर उसमें जो एंडिंग, नेजल एंडिंग होती है, अगर उसमें बबल्स आ रहे हैं तो वो कहाँ पे गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है, नहीं तो अगर उसमें बबल नहीं आ रहे तो वो कहाँ है, वहां पे। लेकिन ये एक्यूरेट मेथड नहीं माना जाता। जो कंफर्मेटरी मेथड होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, एक्सरे कंफर्मेटरी मेथड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपन। अ पेशेंट विथ फीवर, टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन ड्यू टू इन्फेक्शन इज लाइकली एक्सपीरियंसिंग। एक पेशेंट है जो कि क्या क्या सफर कर रहा है, उसके इन्फेक्शन हुआ है जिसमें वो देख रहा है फीवर, टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन। ठीक है, ये किस में होता है, ये होता है सेप्सिस में। ठीक है, या सेप्टिक शॉक में होता है। ठीक है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसकी वजह से बॉडी में इंफेक्शन के अगेंस्ट एक्सट्रीमली रेस्पॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, बॉडी क्या करती है, ये जो बॉडी की इंफेक्शन के अगेंस्ट एक्सट्रीम रेस्पॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, इसमें कॉमनली क्या देखा जाता है, फीवर देखा जाता है, टैकीकार्डिया देखा जाता है, मतलब इंक्रीज हार्ट की जो रेट है वो बढ़ जाती है, टैकीपीनिया देखा जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट केयर बेस्ड ऑन सीवियरिटी इज नोन एज। मतलब क्या बोल रहा है, तो प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटी पेशेंट। ठीक है, प्रायोरिटी पेशेंट की केयर के लिए बेस्ड ऑन सीवियरिटी, सीवियरिटी अपन जो प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट को, ठीक है, उनकी सीवियरिटी के बेस पे वो क्या बोलते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं, उसे अपन ट्रायज बोलते हैं। ठीक है,
ट्रायल्स में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ये ट्रायल्स क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, पेशेंट्स की सीवियरिटी के बेसिस पे उसे कैटेगराइज करते हैं, मतलब उसको अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे 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 रेड क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिस पेशेंट की, उसे रेड में करते हैं। येलो करते हैं जिसमें सीरियस होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन होते हैं जो इनको माइनर इंजरी हुई है, जो कि ट्रीटमेंट उन्हें डिले कर सकते हैं, और ब्लैक होते हैं जो कि कंप्लीटली इनएबिलिटी विथ लाइफ, मतलब कि वो या तो मर ही चुके हैं या उन्हें जरूरत ही नहीं है ना। तो ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अपन। Which oxygen delivery device provides the highest oxygen concentration? कौन सी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस होती है जो कि प्रोवाइड करती है, जो कि देती है क्या, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देती है, प्रोवाइड कराती है। तो ये हमने, अगर आपने प्रीवियस क्लास हमारी देखी है तो हमने बताया था नॉन रीब्रीथर मास्क जो है वो हमारे सबसे मोस्ट इफेक्टिव रहता है किसमें, जब ऑक्सीजन की अपन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट रिलायबल रहता है, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन अपनी क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रोवाइड कराता है कौन सा, नॉन रीब्रीथर मास्क। अप्रोक्सीमेटली 60 to 95% जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लीजिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, द नर्स एक्सीडेंटली डिस्क्लोजेस पेशेंट इंफॉर्मेशन टू एन अनऑथराइज पर्सन, दिस इज अ वायलेशन ऑफ। क्या बोल रहा है, नर्स ने एक्सीडेंटली क्या किया, डिस्क्लोज कर दिया, मतलब बता दिया पेशेंट की इंफॉर्मेशन टू ए अनऑथराइज पर्सन के साथ, मतलब कि क्या किया उसने, एक नर्स नर्स ने क्या किया कि पेशेंट का जो केस है वो किसी अनऑथराइज पर्सन को बता दिया, मतलब कि वो उस पे नहीं है, नर्सिंग स्टाफ में नहीं है, और वो अगर मतलब जो जिस पर्सन को उसने बताया है, ठीक है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है ना, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि उसमें क्या किया उसने, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हार्म किया है, ठीक है। मतलब अपनी पर्सन ने अपना पर्सनल, है ना, जो मेडिकल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको सिक्योर करना होता है, प्राइवेट रखना होता है, वो उसने क्या किया, पब्लिक कर दिया, ठीक है। सो हमारे ये आज हमने नर्सिंग फाउंडेशन का सेकंड मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लिया है, नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी ये इस सीरीज को करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपको मैं बता दूं, आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। बाकी मैं आपको इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको ये स्टेप्स भी बता दिए हैं कि आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है इस ऐप को, देन आपको एंट्रेंस एग्जाम्स को ज्वाइन करना है, और फिर वहां पे सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा आरंभ बैच, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप हमसे कनेक्ट और अच्छे से कर पाएंगे, और ज्यादा अच्छे से हम आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय।